नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुज वर्मा। स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ मैंने चैनल पर, जहां आपको मिलेगी एग्ज़ाम के साथ साथ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नॉलेज। तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। जो न्यूज़ है, हाल ही के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि पिछले 16 दिन के अंदर पेट्रोल के और डीजल के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमने न्यूज़ में कवर किया है कि ऐसा रीज़न क्या है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और इसका बेस जो ब्रेकअप है कि कितने कितने चार्ज, कितना टैक्स लगता है उसके ऊपर, और कितना एक्साइज ड्यूटी है, इसके ऊपर भी हम कवर करेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा है, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया हैज़ बीन राइज फॉर द पास्ट फोर नाइन, कि पिछले 16 दिन के अंदर 10 रुपये बढ़ के दिल्ली के अंदर प्राइस 105 रुपये हो चुका है। जबकि मुंबई के अंदर बात करें तो ये प्राइस बढ़ के 120 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही एक मिजरेबल कंडीशन हो चुकी है। आपके सामने मैंने प्राइस ब्रेकअप किया है, जो आपको दिखा रहा है कि किस तरह के प्राइस ब्रेकअप है। अगर हम बात करें, जो हमारे पास पेट्रोल आता है, पेट्रोल जो डीजल बनता है वो बनता है कच्चे तेल से, यानी आपकी ब्रेंट ऑयल से या क्रूड ऑयल से पूछ सकते हो। कच्चे तेल से, ब्रेंट ऑयल से बनता है, ठीक है। जो कि क्या होता है, जो इम्पोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्री से, जिसकी कीमत जो है वो बैरल में देखी जाती है। कि सामान्यतः जो आपके पास तेल आता है वो बैरल में आता है। जो बैरल की कीमत आती है, सब कुछ घटा के हम कंप्लीटली बात करें तो हमें जो प्राइस पड़ता है, जो फॉरेन कंट्री से हमें प्राइस पड़ता है, वो पड़ता है 53। यानी सब कुछ रिफ़ाइन करने के बाद कंपनी के पास जो हमारे पास आता है, रिफ़ाइन करने के बाद जो इंडिया के अंदर रिफाइनरी कंपनी है रिफ़ाइन कर देती हैं, उसके बाद जो हमें प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 53 रुपीज़ पर लीटर। इसमें अगर हम भाड़ा जोड़ लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो 0.2 जो है 20 पैसे जो है वो आपका इसका फ्रेट आ जाता है। बात करते हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस पर टैक्स लगाती है इसके ऊपर, वो कितना है, तो जितना इसका प्राइस है उतना ही इसका टैक्स लग जाता है। यानी 27 रुपये के आसपास का कितना लगता है, देखिए इसका आधा, यानी 50% जो है इसका टैक्स लग जाएगा। नीचे देखिए, नीचे आपको लिखा है एक्साइज ड्यूटी। डीलर की कमीशन अगर देखें तो 3 रुपये डीलर कमीशन लेता है। इसके बाद जो बचता है, यानी स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो 16.54 रुपीज़। ये आपको मैंने डेटा दिया है, 1 अप्रैल का डेटा है, और ये IOC जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसकी वेबसाइट का डेटा दिया है, जो 1 अप्रैल को डेटा रिलीज़ किया था उसने, जो दिल्ली के अकॉर्डिंग है। बाकी और स्टेट के अकॉर्डिंग भी इसका अलग अलग डेटा होता है, क्योंकि सब अपने अपने टैक्स जो है वो अलग अलग बेसिस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया, आप देखोगे पूरा का पूरा प्राइस बैकअप कितना बैठा है, यानी 101 रुपये, यानी 101 रुपीज़ पॉइंट 8, 80 रुपये से ये प्राइस बैकअप बैठा है। जिसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास केवल आर, यानी इसका 53%, सॉरी 53, यानी 50% ही आपका पास जो है प्राइस आ रहा है, बैठ रहा है पेट्रोल का। बाकी सब पैसा जो है वो टैक्स के रूप में जा रहा है। लिखा है, ऑन पेट्रोल एंड डीजल एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल वेट इज चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिनको नहीं पता, कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स के रूप में, और जो वेट है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो चार्ज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। अब बात करें इससे पहले इसका हाइक का रीज़न क्या है, तो इसके 4 रीज़न है। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, रीज़न क्या है इसका, कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं, रशिया और सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स का बहुत बड़ा मीडियम है, जो पूरे विश्व में बेचती हैं। रशिया, जिसको हम मानते हैं नेचुरल गैसेस का भंडार भरा हुआ है, जिसके पास तेल का बहुत बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं, जो खुद वॉर के अंदर जूझ रहा है, वॉर लड़ रहा है, क्योंकि सब उसने स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से क्या है, सब जगह नहीं हो रहा है। सेकंड की बात करें, डोमेस्टिक डिमांड फॉर फ्यूल। हम बात करें कि देश के अंदर डिमांड जो है वो फ्यूल की बढ़ गई है। जैसे कि मैं अभी आपको एक डेटा दिखाऊंगा, डेटा से आपको पता लग पाएगा कि ऐसा क्या रीज़न है कि डिमांड बढ़ी क्यों है। देखिए, कोरोना के टाइम पे हम अगर बात करें, कोरोना के टाइम पे हमने 2 साल से इतने व्हीकल्स नहीं चलाए हैं, लेकिन उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट किए हैं, तो क्या है, सडनली कंपनीज़ के पास एक साथ हाइक आ गया है, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या है, डिमांड बढ़ी है तो प्राइस भी बढ़ेगा। तीसरी चीज़ आपके पास है, टैक्स रेट इम्पोज बाई दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि आपको बताया कि एक्साइज ड्यूटी एंड वेट। चौथे की बात करें, करेंसी एक्सचेंज रेट, क्या हो रहा है इस कंडीशन की वजह से, इस कोविड के बाद जो हमने कंडीशन देखी है, वॉर की कंडीशन, इसके साथ साथ देश की जितने भी देश हैं उन सबकी इकॉनमी पे फ़र्क पड़ा है।
इसी इकॉनमी की वजह से जो देश इसकी जो करेंसी एक्सचेंज है, हम बाकी देश की नहीं, अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी डॉलर के कंपैरिजन में डाउन हो चुकी है। तो ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर एक बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि क्या गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कई बार इस बात पर विचार कर चुकी है, बोल भी चुकी है कि हम लाते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ स्टेट जिस आपके सामने मैंने हाईलाइट की हैं, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं, ये हमेशा इसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं। रीज़न क्या कहते हैं कि रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए ना कि दिल्ली ऐसी स्टेट की अगर बात करें तो 17 रुपये के आसपास, यही आई थिंक यही अमाउंट, तो 17 रुपये के आसपास पर लीटर अगर वो चार्ज कर रहा है एक पर्सन से, तो सोचिए कि पूरे दिन में कितनी कमाई होगी। ये तो केवल हमने दिल्ली का डेटा दिया है, लेकिन आप देखिए हर स्टेट के अंदर इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, जिसके पास इतनी कमाई, यानी एक रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। इसीलिए जो ज़्यादातर गवर्नमेंट है उनका ये चीज़ लॉस ना हो जाए, यही रीज़न है जो जीएसटी में आने नहीं देती। जो जीएसटी नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले पूरे इंडिया के अंदर 2017 से पहले की अगर बात करें, जुलाई 2017 से पहले की बात, तो हमारे जितने भी सामान आता था उस पर क्या है, दो तरह का टैक्स लगता था। यानी एक सेंटर लगाती थी टैक्स, एक लगाता था स्टेट टैक्स, जिसकी वजह से क्या होता था, हर जगह का जो वैल्यू है, हर स्टेट के अंदर किसी भी सामान की वैल्यू है वो अलग अलग होती थी। लेकिन हुआ क्या, जुलाई 2017 के बाद से गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्पोज कर दिया, जिसका मतलब क्या है कि पूरे इंडिया के अंदर जो वैल्यू है किसी भी गुड्स की वो क्या है, सेम रहेगी। क्योंकि जीएसटी क्या है, एक ही टैक्स है, यानी वन टैक्स फॉर ऑल। पूरे इंडिया में कहीं भी सामान ले जाओगे तो जीएसटी की वैल्यू वहीं बढ़ेगी। लेकिन अब इंडिया में देखिए पेट्रोल की कीमत पूरे, अगर इंडिया में देखिए तो हर स्टेट के अंदर वेरी कर रही है। इसलिए कोशिश की जाती है, कोशिश की जा भी रही है, हमारी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर भी रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए। इससे जनता को बहुत फ़ायदा होगा कि पूरे इंडिया के अंदर एक सेम वैल्यू हो जाएगी कि आप अगर दिल्ली में हैं तो आपको पेट्रोल भरवाने के लिए हरियाणा में नहीं जाना पड़ेगा, आप हरियाणा में हैं तो पेट्रोल सस्ता है तो यूपी में नहीं जाना पड़ेगा, आप कहीं से भरवाइए आपको सेम रेट पड़ेगा। और डेफिनेटली इसका प्राइस कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं इससे। क्योंकि आप खुद सोचिए, 53 रुपीज़ जो बेस था, इसके ऊपर आपने 50 रुपीज़ चार्ज कर दिया अराउंड, यानी 53 रुपीज़ आप देखिए ना, 50% हाइक हो गया। अगर जीएसटी लगता भी है तो कितना लगेगा, 50% का नहीं होगा, इतने से पूरा 100% लग गया। तो अरे 50, ये पूरा का पूरा जितना था उसका 100% ही चार्ज हो गया, तो इतने की तो स्लैब आती ही नहीं है। जीएसटी की स्लैब 5% की है, 12% की है, 18% की है, और 25% की, 23 और 22% की है, और 25% की है। लेकिन आप यहाँ इसकी बात करें, 100% की कोई स्लैब आती नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास इसका प्राइस जो है वो कम होगा। अगली बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2017 के बाद से इन 5 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। गवर्नमेंट्स रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस ऑन द पेट्रोल एंड डीजल गोन अप शार्पली ओवर द ईयर्स। अब देखिए इसका डेटा कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडिंग सेसेस कलेक्टेड फ्रॉम द पेट्रोल एंड डीजल स्टूड 2,10,282 करोड़ इन 2018 एंड 19। 2018-19 के अंदर आपके सामने डेटा है कितना करोड़ इकट्ठा कर लिया है। 2019-20 की बात करें तो 2,19,750 करोड़ जो है इकट्ठा किया है। और जबकि 2020-21 की बात करें तो 3,71,908 करोड़ जो है वो जनरेट किया रेवेन्यू। इतना रेवेन्यू केवल पेट्रोल डीजल से किया है। इसके अलावा बाकी सामान का चीज़ें अलग है, जीएसटी जो है वो अलग है। तो ये रीज़न बताया जाता है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो हाइक हो रहे हैं। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जिसमें बताया गया है कि विक्टर ऑर्बन जो है उन्होंने अपनी अगेन विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है हंगरी के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर। 12 साल से लगातार ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है विक्टर ऑर्बन। ठीक है, हंगरी के अंदर, हंगरी क्या है, एक यूरोप की एक कंट्री है। ये यूरोपियन यूनियन यानी नाटो का सदस्य भी है, यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। आपके सामने दिखाई दे रहा है एक मैप, बुडापेस्ट। इसके सामने आपको एक फ्लैग दिखाई दे रहा है जो हंगरी का फ्लैग है। अगर बात करते हैं इस पीएम की बात करें जो विक्टर ऑर्बन बने हैं, ये पिछले 12 साल से इसी कुर्सी पर बैठे हैं। और अब तक के 1989 के बाद से जो यहाँ पे कम्युनिज्म का फॉल हुआ था उसके बाद से अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑर्बन की बात करें तो ऑर्बन के रिलेशन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से काफ़ी अच्छे हैं। जब भी मीटिंग होती है नाटो की तो ये हमेशा पक्ष में बात करते हैं रशिया के प्रेसिडेंट के। ये इनकी पार्टी है, पार्टी का नाम है फ्लेड्स नाम की इनकी पार्टी है, फ्रीडेट्स पार्टी इनकी। बात करते हैं यहाँ की करेंसी की। यहाँ की करेंसी जो है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो आपको याद करने वाली चीज़ है कि यह फॉरेन टर्म की यहाँ की करेंसी है जो एचयूएफ से प्रदर्शित की जाती है। अगली न्यूज़ की अगर बात करें, दूसरी न्यूज़ है हमारे पास, इंडियन अमेरिकन सिटीजन
यानी भारतीय मूल की एक सिंगर है फागुनी शाह, जिन्हें अभी बेस्ट चिल्ड्रन म्यूज़िक अवार्ड मिला है, कहाँ, ग्रैमी के अंदर। अभी ग्रैमी अवार्ड दिए जा रहे थे तो वहाँ इनको अवार्ड दिया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे नोबेल पुरस्कार हो, ऑस्कर हो या ग्रैमी हो, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं और एग्ज़ाम के पूछे जाते हैं। तो फाल्गुनी शाह का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन की ये अमेरिकन सिंगर हैं जिनको ये रिसेंटली दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है जब कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करता है। यूएस देता है इसको अवार्ड को। स्टार्ट हुआ था 1959 से, पहली बार 1959 स्टार्ट हुआ था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में किस किस को ये अवार्ड मिल चुका है, यानी ऑस्कर जो अवार्ड हैं जिन्हें मिल चुका है ऑस्कर की, क्योंकि ग्रैमी जस्ट लाइक ऑस्कर अवार्ड ही है, ठीक है, क्योंकि वो ये दिया जाता है म्यूज़िक के अंदर। ऑस्कर जो है वो सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर अच्छे काम के दिया जाता है। तो भानु अथैया जो इंडिया की पहली थी जिनको मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, मूवी थी गांधी, जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, भानु अथैया, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरे थे सत्यजीत रे, जो बेस्ट डायरेक्टर माने जाते हैं बंगाली और इंडियन इंडस्ट्री के, इनको दिया गया था। देन दिया था रेसुल पकोटी, जो साउंड मिक्सिंग के मामले में बेस्ट माने गए थे, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया। देन AR रहमान और गुलजार को, दोनों को एक साथ कंबाइन दिया गया था फॉर द मूवी जय हो। स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी आई थी, उसका एक सॉन्ग था जय हो, ठीक है, जो आज भी लोगों के जहन में रहता है 2009 के अंदर, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। अगली न्यूज़ की बात करें तो जयनगर एंड कुर्था, यानी बिहार के जयनगर से नेपाल में जयनगर से लेकर कुर्था के बीच में ट्रेन सेवा शुरू कर रही है, यानी इंडिया और नेपाल के बीच में नई दोबारा से ट्रेन स्टार्ट की जा रही है। आपके सामने दिखाई दे रहे हैं PM अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और दूसरे शेख बहादुर सिंह बउआ जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ स्टार्ट की गई है। प्रोजेक्ट का अपडेट क्या है? प्रोजेक्ट ये है कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा इसमें 2.95 लगभग 3 किलोमीटर की जो है रेलवे लाइन जो है वो इंडिया में डलेगी, बाकी 65 किलोमीटर की लाइन नेपाल में जाएगी, ताकि नेपाल और इंडिया के रिलेशन जो है वो पहले की तरह अच्छे बन सके। क्योंकि रिसेंटली देखा था चाइना की वजह से, चाइना की बीच में आने की वजह से इंडिया और नेपाल के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, जो प्रो चाइनाज़ के पक्ष में बात करते थे, तो अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है जब से नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। तो देख सकते हैं कि 1937 के बाद से ये दोबारा पहली बार स्टार्ट हो रहे हैं। 2001 के अंदर ये पूरा का पूरा तबाह हो चुका था, क्योंकि यहाँ फ्लड आ गया था। इसके बीच में अगर बात करें तो सेक्शन जो बन रहे हैं इसमें 8 स्टेशन बनेंगे, जिसमें 6 हॉल्ट स्टेशन होंगे, बीच में छोटे छोटे स्टेशन बनेंगे। अगली न्यूज़ की अगर बात करें तो अगली न्यूज़ है, एक बुक है क्वीन ऑफ फायर, इसे लिखा गया है देविका रंगाचारी के द्वारा। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स के बारे में कई बार पूछा जाता है कि रिसेंटली बुक्स कौन कौन सी लॉन्च हुई हैं, तो ये आपको याद रखना है, क्वीन ऑफ फायर। और लास्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका आंसर दीजिए। और अंत में आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप सबके प्यार की वजह से आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और जो व्यू देख रहे हैं वो एक बार लाइक भी लगाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और यस, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।